every body in the universe attracts every other body with a force, attracts every other body with a force. Every body in the universe attracts every other body with a force called force of gravitation. Called force of gravitation. Called force of gravitation. ठीक है. तो ये तो हो गया ग्रेविटेशन. इसके बाद नोट करें ग्रेविटी. ग्रेविटी. ग्रेविटी में लिखिए, ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन. Gravity is a special case of gravitation. Gravity is a special case of gravitation. Full stop. If one of the attracting bodies is the Earth, if one of the attracting bodies if one of the attracting bodies is the Earth, comma, then gravitation is called gravity, comma, then gravitation is called ग्रेविटी. ठीक है. तो आप ये देखिएगा कि ऐसा होता है कि जब भी कभी कोई भी पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर करती हैं, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करती हैं उसी फोर्स को हम बोल देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. अब ये जो दो बॉडीज हैं वो कुछ भी हो सकती हैं. हो सकता है मार्स और प्लूटो हो सकता है नेपट्यून हो, जुपिटर हो. तो ये कोई भी दो बॉडीज पूरे के पूरे स्पेस में एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर करेंगी. अगर उन दो बॉडीज में से कोई एक बॉडी अर्थ हो जाती है, तब मैं उसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल देता हूँ. उसको ग्रेविटी बोल देते हैं. तो ग्रेविटी कहाँ कहाँ एक्ट करेगी? अर्थ और किसी भी बॉडी के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी. और दुनिया की किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में. ठीक है, समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बताएं. दिवस, सजल, अर्जुन, क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए जी. उसके बाद नोट करेंगे फ्री फॉल. दो चार शुरुआत में हम कुछ डेफिनेशंस लेंगे. तो डेफिनेशन नेक्स्ट नोट करें, फ्री फॉल. फ्री फॉल. फ्री फॉल में नोट करिए, द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन. The motion of a body under the influence the motion of a body under the influence of the motion of a body under the influence of gravity alone is called a free fall. Is called a free fall. Is called a free fall. अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी ऐसे ही हम किसी हाइट से किसी बॉडी को गिरा देते हैं, तो किसी हाइट से हम किसी बॉडी को अगर गिरा देते हैं तो हमने कोई फोर्स नहीं लगाया उस पर, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आके गिरती जा रही है. मतलब किसी चीज को पकड़ा और ऐसे ही छोड़ दिया. ठीक, तो अगर हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं यानी कि छोड़ देते हैं एज इट इज, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस पर एक ही फोर्स लगती है, और वो फोर्स होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और ऐसे केस में जो उसका गिरना है उसको हम फ्री फॉल बोल देते हैं. ठीक है, अगला नोट करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
अगला नोट करिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में लिखिएगा, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, the acceleration produced in a the acceleration produced in a freely falling body, the acceleration produced in a freely falling body under the gravitational pull of the earth, under the acceleration produced in a freely falling body under the gravitational pull, under the gravitational pull of the earth, the acceleration produced in a freely falling body under the gravitational pull of the earth is called acceleration due to gravity, is called acceleration due to gravity, is called acceleration due to gravity. जब भी कभी किसी बॉडी को मैंने ऊपर से ड्रॉप कर दिया, बिल्डिंग की छत से गिरा दिया, हमने किसी चीज को ड्रॉप कर दिया एज इट इज, तो उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ में हम ये देखेंगे कि अगर किसी बॉडी को हमने फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिराया, फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिराया, तो वो मतलब ज्यादा नुकसान नहीं होगा उस बॉडी का, ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमने उसको सेकंड फ्लोर से गिराया तो ज्यादा तेज, ज्यादा इम्पैक्ट के साथ गिरेगी, थर्ड फ्लोर से गिराया तो और ज्यादा इम्पैक्ट के साथ गिरेगी। ऐसे ही हम अगर उस बॉडी की हाइट बढ़ाते चले जाते हैं जहां से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो धीरे 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 व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हम गिराएंगे उतनी ही ज्यादा तेज वेलोसिटी से वो गिरेगी। इसका मतलब क्या है कि धीरे 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 हाइट से, जब हम हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती जाती है। तो वेलोसिटी का बढ़ना क्या है? एक्सेलरेशन। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे गिरता है और उसकी धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर एक्सेलरेशन है। ठीक है, अच्छा ये चीज तो हो गई फ्री फॉल में। फ्री फॉल मतलब जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी, हमने उस पर किसी तरीके की कोई ताकत नहीं लगाई, हमने ऐसे एज इट छोड़ दिया। अब मैंने क्या करा, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। मैंने क्या करा, मैंने एक बॉल ली और मैंने बॉल लेकर ऊपर फेंक दी। तो जब मैं ऊपर फेंकूंगा किसी बॉल को तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, एक इंस्टेंट पर जाकर वो बॉल रुक जाएगी, रुकने के बाद फिर वापस नीचे गिरना शुरू होगी। तो हम क्या बोलते हैं ऐसे केस में भी, हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, यानी कि चेंज हो रही है ना, चेंज हो रही है, वो कम हो रही है। वेलोसिटी का कम होना इज नोन एज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर कभी भी हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, नोट करेंगे इन केस ऑफ फ्री फॉल, इन केस ऑफ फ्री फॉल, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना बेटा, इसके आगे स्मॉल जी लिख लीजिए, आपको पता भी होगा, 9th क्लास में करा होगा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन केस ऑफ फ्री फॉल g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिकॉज इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है तो उसकी यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होने वाली है। अच्छा, इन केस ऑफ अपवर्ड थ्रो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दिया जाता है तो धीरे 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 क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कम होती है। वेलोसिटी का कम होना का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन तो है लेकिन नेगेटिव है।
तो जब बॉडी वर्टिकली ट्रैवल करेगी तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा। तो जी की वैल्यू क्या हो गई इस केस में -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखिएगा, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो प्लस का 9.8 लगेगा, जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद नेक्स्ट आप नोट करेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें नोट करिएगा this law is stated as this law is stated as every particle in the universe attracts every other particle. Every particle in the universe attracts every particle in the universe attracts every other particle. Attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses, with a force which is directly proportional to the product of their masses, with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, and inversely proportional to the square of the distance between them। ये भी सेम वही लॉ है जो शायद आप लोगों ने 9th क्लास में कर रखा होगा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नहीं कर रखा है तो अभी बता दूंगा। This force acts along the line joining the two particles. Full stop. This force acts along the line joining the two particles, joining the two particles। अब देखिएगा, मैंने एक बॉडी इधर बना ली m1, एक बॉडी, दूसरी बॉडी इधर हो गई m2, m1 और m2 दो बॉडीज हो गई। ठीक है, m1 का मतलब क्या है कि पहली बॉडी का मास m1 है, दूसरी वाली बॉडी का मास m2 है। तो पहली बॉडी का मास हमने ले लिया m1 और दूसरी बॉडी का मास हमने ले लिया m2, m1 और m2।
दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने r ले लिया, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने r ले लिया, और ये वाली बॉडी अगर इस बॉडी को फोर्स F से अट्रैक्ट कर रही है तो ये वाली बॉडी भी, ये वाली बॉडी इस बॉडी को फोर्स F से अट्रैक्ट करेगी। तो दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। रिलेशन वो जो हमारा जो रूल है वो क्या है, रूल ये है, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मतलब क्या है कि ये जो F है, दिस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि भाई बंद करना है इसको, बड़ी गंदी स्मेल आई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों को कंबाइन करा तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। ये अब इसमें हम क्या करेंगे कि जब भी कभी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर इक्वालिटी साइन लगाना होता है तो वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, तो इट इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू g m1 m2, f is equal to g m1 m2 upon r square, where small capital G is called universal gravitational constant, where capital G is called universal gravitational constant, ठीक है। अच्छा, और इसकी ना एक यूनिट है, तो इसकी एक वैल्यू है, वो वैल्यू लिखिए, G is equal to 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखनी होगी आपको, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद नोट करिएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये सभी को समझ में आ गया भाई, बता दीजिए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं, सभी को क्लियर है? अर्जुन, दिवस, नित्या, रुद्रांश, सजल, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसके बाद देखिएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ही प्रूव करने के लिए कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट हुआ करता है। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट इस बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं करना है। हाँ, वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो करेंगे, छोटा सा ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है वो भी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, याद रखिएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मैं ये निकालता हूं कि कोई भी दो बॉडीज हैं यूनिवर्स में, उनके बीच में फोर्स लगती है, वो जो फोर्स है, दैट फोर्स इज गिवन बाई कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r क्या है, उन दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस, और m1 और m2 उन दोनों के मासेस हो गए, ठीक है। तो अब जरा देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म ऑफ द vector form of the law of gravitation।
तो फिर से डायग्राम ऐसा ही बनाएंगे हम। और पहले नोट करिएगा, कंसिडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मासेस consider two particles A and B. Consider two particles A and B of masses m1 and m2 and separated by distance small r. Of masses m1 and m2 and separated by m1 and m2 and separated by a distance small r. ठीक है, बना लीजिए डायग्राम। दो पार्टिकल्स हैं, तो एक पार्टिकल इधर दिखा दीजिए, पार्टिकल ए, एक पार्टिकल इधर दिखा दो, पार्टिकल बी। पार्टिकल ए जो है इसका मास बोलिएगा m1 और पार्टिकल बी का मास हो गया m2। ठीक है, अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं तो फोर्स की तो डायरेक्शन होती है, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो बी है ये इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो एरो बनाइए ऐसे, और इसमें आप लिखेंगे F12 वेक्टर, F12 वेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा F12 का मतलब क्या है कि ये जो मास 2 है ये 1 पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो F1 का मतलब ये जो 1 है ये पहले 1 लिखा जाता है, 1 का मतलब ये है कि इस पर लग रहा है फोर्स, लगा कौन रहा है, 2 लगा रहा है। लिखने का तरीका होता है इस तरह से कि 1 पर फोर्स कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। इसी तरीके से अगर इसका देखा जाए तो इस पर क्या होगा, फोर्स लग किस पर रहा है, 2 पर, और लगा कौन रहा है, 1। तो F21 वेक्टर हो गया। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर, जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर। और जो डिस्टेंस वेक्टर लिया जाता है, डिस्टेंस वेक्टर को हम बोल देंगे R12 कैप, R12 कैप लगा देंगे यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर बोल दूंगा मैं R21 कैप। अच्छा, कैप क्यों लगा रहे हैं? कैप का मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आएगा। ठीक है, तो हम कभी भी कोई डायरेक्शन लेते हैं तो उस डायरेक्शन के साथ में कोई ना कोई यूनिट वेक्टर जरूर मल्टीप्लाई करा जाता है। ठीक, तो इस वजह से मैंने वो यूनिट वेक्टर यहाँ पर दिखा दिया। इसके बाद आप नोट करिएगा, लेट R12 कैप लेट R12 कैप, ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, और R21 कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर फ्रॉम बी टू ए। अगला नोट करेंगे F12 वेक्टर, F12 वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी, ग्रेविटेशनल फोर्स exerted, gravitational force exerted by A on B, A on B, B on A है, ये गलत लिखा हुआ है, exerted by B जो A पर लगा रहा है वही तो F12 वेक्टर है, वही जो 2 जो 1 पर लगा रहा है फोर्स वही तो F12 वेक्टर है भाई, B on A लिखना। फिर लिखिएगा F21 वेक्टर, तो ग्रेविटेशनल
force exerted, gravitational force exerted by A on B, by A on B, ये F21 वेक्टर हो गया। फिर हम ये कहते हैं कि इन वेक्टर फॉर्म हम नोट करिएगा, इन वेक्टर फॉर्म in vector form Newton's law of gravitation can be expressed as F12 vector is equal to F12 vector is equal to minus GM1 M2 upon R square into R21 cap into R21 cap। अब नोट करिएगा, नेगेटिव साइन negative sign shows that the direction of force is opposite to that is opposite to that of R21 cap is opposite to that of R21 cap। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि जब फोर्स लग रही है तो फोर्स तो इस पर लग रही है, लेकिन जब हम ए का डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, ए पर तो फोर्स लग रही है, जब हम ए का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो करेंगे कहां से, बी से ही तो करेंगे। ठीक है, तो हम डिस्टेंस जब भी मेजर करते हैं तो फाइनल पॉइंट से करते हैं, तो फाइनल पॉइंट से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इट इज मेजर्ड लाइक दिस। इस वजह से मैंने ये कहा कि यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो R21 कैप मल्टीप्लाई करना है। अब जब R21 कैप को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो मुझे पता है GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर होगा। जब R21 कैप को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा F12 इस डायरेक्शन में, R21 कैप इस डायरेक्शन में, उसको बैलेंस करने के लिए, नलीफाई करने के लिए यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया। समझ गए? ठीक है, नहीं दोबारा बताऊं, हम ये कहेंगे कि जब भी डिस्टेंस मेजर करा जाता है, जैसे इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, ठीक है, फोर्स कितनी लग रही है, F12 लगा कौन रहा है ये, ठीक है, तो जब मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा तो यहां से मेजर करूंगा, तो इस वजह से यहां से जब मेजर करेंगे, यहां से ऐसे चलेंगे तो डिस्टेंस वेक्टर इज इन डायरेक्शन दिस R21 कैप। ठीक, तो जब ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है तो उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, सिमिलरली F21 वेक्टर, जैसे F12 है तो F21 भी अब आप समझ ही जाएंगे, माइनस GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप। ठीक है, सिंस R21 कैप is negative of R12 cap, therefore F12 vector is negative of F21 vector। ये वैसे भी हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों फोर्सेस, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो एक इस डायरेक्शन में लग रही है, तो फोर्सेस तो हमारी
एक दूसरे की नेगेटिव हो गई। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बस 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। 1 मिनट वेट करिएगा बस ऑनलाइन वाले। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इसमें नोट करिएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस। डेफिनेशन हो सकता है थोड़ी सी लंबी लगे, हो सकता है डेफिनेशन से चीज समझ में ना आए, है एक्चुअल में बहुत आसान। पहले डेफिनेशन नोट कर लो बस। देखिएगा, द अकॉर्डिंग टू द principle of superposition the gravitational force according to the principle of superposition comma the gravitational force according to the principle of superposition comma the gravitational force between two masses acts independently. The gravitational force between two masses acts independently acts independently acts independently and uninfluenced by the presence of other bodies and uninfluenced by the presence of and uninfluenced by the presence of other bodies, full stop. Hence the resultant gravitational force acting on a particle, hence the resultant hence the resultant gravitational force acting hence the resultant gravitational force acting on a particle due to a number of masses is the vector sum of the gravitational forces is the vector sum of the gravitational forces vector sum of the gravitational forces exerted by the individual masses on the given particle exerted by the individual masses exerted by the individual masses on the given particle on the given particle
फुल स्टॉप। मैथमेटिकली एफ आर वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब रिजल्टेंट फोर्स एफ आर वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल Fn वेक्टर, टिल Fn वेक्टर, जिसको कि हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या चेंज हो रहा है हर एक में, बीच में तो एडिशन का साइन है, एडिशन का मतलब क्या होता है सिग्मा, ये तो बीच में तो एडिशन का साइन है, इस वजह से सिग्मा लगा दिया। और हर एक में क्या चेंज हो रहा है, सब्सक्रिप्ट चेंज हो रहा है, तो 1 2 3 4 कहां तक, n तक। तो यहां मैं लिखूंगा एफ आई वैक्टर, और इधर लिख दीजिए आई इज इक्वल टू 1 to n। बस ये करा जाता है। भाई सब्सक्रिप्ट में आई लगा दिया मैंने, क्योंकि सब्सक्रिप्ट ही तो बार बार चेंज हो रहा है। सब्सक्रिप्ट क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर ऐसे ही चलते चलते n तक। ठीक, तो आई इज इक्वल टू 1 से n, तो पहले आएगा F1, आई इज इक्वल टू 1, पहले आएगा F1, ये सिग्मा का मतलब क्या है, फिर आएगा प्लस का साइन, फिर आएगा आई इज इक्वल टू 2, तो F2, फिर सिग्मा का मतलब क्या, प्लस का साइन, फिर F3 प्लस F4 प्लस ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक, Fn तक। ठीक है, तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक पॉइंट पर मुझे फोर्स निकालना है, सारी की सारी फोर्सेस निकालनी है, तो मैं ये कहूँ कि मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पर, किसी एक पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उस पर एक फोर्स लगाता है, ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्ट है वो भी एक फोर्स लगा रहा है, चौथा भी लगा रहा है, तो मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर कोई 10 पार्टिकल्स हैं जो फोर्स लगा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन से। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मान लो पार्टिकल ए है, उस पर बी सी डी ई एफ जी एच ये सब फोर्स लगा रहे हैं उस पर, पार्टिकल ए पर। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि पार्टिकल ए पर बी जितना फोर्स लगा रहा है ना, उसका सी कितना लगा रहा है फोर्स, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरप्शन नहीं होगा, सी जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ए अगर उस पर, ए पर अगर बी फोर्स लगा रहा है कुछ, तो बी वाला फोर्स निकालेंगे, सी कुछ फोर्स लगा रहा है तो सी वाला फोर्स निकालेंगे। तो ना तो ए और बी के बीच में जो फोर्स लगेगा उसमें सी कोई इंटरप्शन करेगा, ना सी और ए के बीच में जो लगेगा बी कोई इंटरप्शन करेगा, ना डी और ए के बीच में जो लगेगा उसमें ई एफ जी एच कोई भी इंटरेक्ट नहीं करेगा बीच में। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि हम हर एक पार्टिकल को ये मानकर कि वो किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला, अनइन्फ्लुएंस रहेगा, तो हर एक का अलग अलग फोर्स निकालेंगे। पहला फोर्स कहलाएगा F1, दूसरा कहलाएगा F2, तीसरा कहलाएगा F3, फिर F4, और ऐसे ही n पार्टिकल्स हैं, तो n फोर्सेस होंगे, और सबको हम ऐड कर देंगे फाइनली, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब इसको डायग्रामेटिकली समझ लीजिए। हमने कहा कि एक ना ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, ये यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे m1, और एक ऑब्जेक्ट इधर है m2। m2 और m1 एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से एक तीसरा ले लीजिए m3, m3 मैंने ले लिया यहाँ पर, तो m3 m1 को अट्रैक्ट करेगा और m1 m3 को अट्रैक्ट करेगा अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से एक ले लीजिए m4, तो m1 m4 को अट्रैक्ट करेगा और m4 m1 को अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से। इन सबके बीच का आप यूनिट वेक्टर ले लो, R21 कैप ले लिया, ये वाला मैंने 1 और 2 है तो इसको मैंने बोल दिया R21 कैप,
ठीक है, और फोर्स को मैंने बोल दिया F12 वेक्टर। इसी तरीके से इसको हम बोल देंगे F14 वेक्टर, और इसको बोल देंगे R41 कैप। ऐसे ही इसको मैं बोल दूंगा F13 वेक्टर, और इसको क्या बोल देंगे R31 कैप। आप समझ गए होंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। हमें क्या करना है कि एक अकेला पार्टिकल M1 है जो बीच में रखा हुआ है, और इस पर सब फोर्स लगा रहे हैं, M2 भी लगा रहा है, M3 भी लगा रहा है, और M4 भी लगा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो इन दोनों के बीच का फोर्स होगा उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि इसके बीच में कितना फोर्स है। जो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। जो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा उसका ना तो इससे कोई लेना देना है, ना इससे कोई लेना देना है, कोई एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि फोर्स लग रहा है M1 पर, तो M1 पर फोर्स लग रहा है तो पहले मैंने 1 लिख दिया, और कौन लगा रहा है M2 लगा रहा है तो बाद में 2 लिख दिया। 1 पर लगने वाला फोर्स 2 की वजह से। उसके बाद जब फोर्स इस पर लग रहा है तो लगा कौन रहा है, ये लगा रहा है, तो डिस्टेंस यहां से मेजर करा जाएगा। तो जब यहां से डिस्टेंस मेजर करा जाएगा तो वो R21 कैप हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो 1 पर फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है, 4 लगा रहा है, तो F14 वेक्टर। और यहां से लग रहा है फोर्स, तो मैं ये कहूंगा कि यहां से डिस्टेंस मेजर करा जाएगा तो R41 कैप। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जब फोर्सेस निकालेंगे तो एक एक करके निकालते हैं सारी फोर्स। तो पहला फोर्स हमारा हमारे पास आ जाएगा F12 वेक्टर, ये वाला। F12 वेक्टर क्या हो जाएगा, -G M1 M2, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को R21 मान लो, तो R21 स्क्वायर, सिर्फ R21 बोल रहा हूं, तो सिर्फ R21 बोला तो ये उसका पूरा डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन ऊपर कैप लगा देंगे तो ये बीच का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो हो गया R21 कैप। ऐसे ही अगला निकालेंगे F13 वेक्टर, -G M1 M2 M1 M3 सॉरी M1 M3 M1 M3 अपॉन R31 स्क्वायर, और ये क्या हो गया R31 का कैप। इसी तरीके से F14 वेक्टर -G M1 M4 अपॉन R41 का स्क्वायर इंटू R41 कैप, इंटू R41 कैप। तो अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पार्टिकल 1 पर लगने वाली फोर्स, M1 पर लगने वाली फोर्स, by the principle of superposition, F1 vector is equal to F12 vector plus F13 vector plus F14 vector is equal to, सबकी वैल्यू डालिए, -G M1 M2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप, -G M1 M3 अपॉन R31 स्क्वायर इंटू R31 कैप, -G M1 M4 अपॉन R41 स्क्वायर इंटू R41 कैप। ठीक है, ओके। और इन सब में क्या कॉमन आ जाएगा, -G कॉमन निकाल लिया, -G के साथ साथ M1 भी कॉमन आ रहा है, -G M1 ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, M2 R21 स्क्वायर
R21 कैप प्लस M3 R31 स्क्वायर R31 कैप प्लस M4 R41 स्क्वायर R41 कैप, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इतना कर लीजिए, बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ आपको। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपको मार्क्स भी आपके दिखा देंगे। ठीक है, जैसे भी हुए जो भी हुए। चलिए जी, ओके।